नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में चलेंगे और देखेंगे कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट कैसे डिफाइन होते हैं, उन्हें कैसे समझा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो आप इससे पहले सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के पार्ट 1 का जरूर देखो, क्योंकि बिना पार्ट 1 के आपको पार्ट 2 बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। और अगर आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर IIT जैम से रिलेटेड कंप्लीट मटेरियल मिलने वाला है। तो हम लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स की शुरुआत कर दी थी, जिसकी प्लेलिस्ट भी इस चैनल पर अवेलेबल है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर टॉपिक वाइज सारे वीडियोस देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें लाइन एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट को पढ़ना था। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ी थी IJ के, उसी तरह इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमने 3 एक्सिस पढ़ी थी r, थीटा, फाई। और उसी प्रकार हमने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखे, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस देखी, रो, थीटा और जेड। कई जगह इस थीटा को फाई भी कहते हैं, क्योंकि हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझा था कि ये वाला जो एंगल है ये फाई है। तो अगर आपने इसे थीटा मानना है तो आपको ध्यान रखना है कि थीटा कहाँ से एंगल है, ठीक है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो थीटा था ये वाई से था और यहाँ पर ये एक्स से है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि थीटा कहाँ से लेना है हमें। तो लाइन एलिमेंट डिस्कस करने वाले हैं हम। तो लाइन एलिमेंट अलोंग रेडियस वेक्टर, लाइन एलिमेंट अलोंग रो, ठीक है। लाइन एलिमेंट अलोंग रो, तो वो क्या आएगा, डी रो इन द डायरेक्शन ऑफ रो कैप, रेडियस वेक्टर, ठीक है। रेडियस वेक्टर के अलोंग हम जब लाइन एलिमेंट लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, डी रो इन द डायरेक्शन ऑफ रो कैप। तो वो कैसे समझेंगे, मान लीजिए ये मेरे स्पेस में कोई पॉइंट P है, ठीक। और अगर मैं इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना चाहूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, रो होगी, ठीक है। इसकी एक्सिस से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस रो होगी। और अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये जो डी रो है, ठीक है, यहाँ से P से P डैश पर मेरा पॉइंट डी रो डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो ये जो लाइन एलिमेंट डी रो है वो ये है। और किस डायरेक्शन के अलोंग शिफ्ट हुआ है, रो कैप डायरेक्शन के अलोंग शिफ्ट हुआ है। समझ में आया। इसे आपको 3D में कंसीडर करना है, जरूरी नहीं कि वाई एक्सिस पर ही हो, ये कहीं भी हो सकता है। यहाँ एक बात और नोट करने की है कि हमारे I, J, K ये फिक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब ये कांस्टेंट होते हैं। अगर हम इनका डेरिवेटिव करेंगे तो इनका डेरिवेटिव 0 आता है। जबकि r, थीटा, फाई जो हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट थे, या रो, थीटा और z जो हमारे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते, ये चेंज हो सकते हैं। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखने की है। रो के अलावा हमने लाइन एलिमेंट डिस्कस कर लिया। अब लाइन एलिमेंट अलोंग थीटा, तो देखो ये हमारा रो था, ठीक है। इसका मैंने यहाँ प्रोजेक्शन लिया था तो ये भी रो बन गया था, और ये एंगल थीटा है। यानी कि मेरे काम की चीज अब कितनी है, ये रो है और ये थीटा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, थीटा के अलोंग लाइन एलिमेंट चेंज करना है, यानी रो फिक्स रखते हुए थीटा की डायरेक्शन में शिफ्ट होना है, यानी कि कुछ ऐसे चले। तो रो तो फिक्स ही है, ये एंगल हो गया डी थीटा। तो जो लाइन एलिमेंट मिला वो ये लाइन एलिमेंट मिला, और हम जानते हैं एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस से, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस से। अगर ये डी थीटा मान लिया जाए तो डीएल क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। यहाँ आर क्या है, रो, तो रो डी थीटा, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा। सिमिलरली लाइन एलिमेंट अलोंग z देख सकते हैं, तो z में तो सिंपल ऊपर जाना है, तो लाइन एलिमेंट अलोंग z क्या होगा, डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो इस तरह हमने लाइन एलिमेंट समझे कि अलोंग रो क्या होगा, डी रो इन द डायरेक्शन ऑफ रो कैप, अलोंग थीटा क्या होगा, रो डी थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, और अलोंग z क्या होगा, डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। तो लाइन एलिमेंट समझ में आया। इसके बाद हम सरफेस एलिमेंट की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि सरफेस एलिमेंट किस हिसाब से हमें लेने होते हैं। तो सरफेस एलिमेंट में आपको ध्यान रखना है कि सरफेस एलिमेंट में हमारे पास केवल 2 एक्सिस होती हैं, जबकि तीसरी एक्सिस को हम कांस्टेंट मानते हैं। जब सपोज के साथ बोर्ड को देखिए, और अगर हम बोर्ड को आई जे के में देखें तो हम आई और जे में तो चल रहे हैं, यहाँ आई में चल रहे हैं और यहाँ जे में चल रहे हैं, पर हमारा के क्या है, के हमारा फिक्स है। इसी तरह जब हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सरफेसेस को समझते हैं तो हम किन्हीं 2 को वेरिएबल मानते हैं, जबकि तीसरे को हमें फिक्स लेना होता है। जैसे मैं कहूँ सरफेस एलिमेंट
along रो, ठीक है, द सरफेस एलिमेंट एट कांस्टेंट रो, यानी कि मेरा रो जो है वो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो रहा होगा? केवल थीटा और जेड, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जब मेरा थीटा और जेड चेंज हो रहा होगा तो क्या लेंगे? डी एल अलॉन्ग थीटा कैप क्रॉस डी एल अलॉन्ग जेड कैप। अब थीटा कैप के अलॉन्ग हमने लाइन एलिमेंट देखा था भाई, थीटा कैप के अलॉन्ग लाइन एलिमेंट क्या था? रो डी थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप क्रॉस, और जेड के अलॉन्ग क्या था? डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूं तो हो जाएगा रो डी थीटा डी जेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ थीटा क्रॉस जेड, क्या हो जाएगा? रो कैप। ठीक उसी तरह जैसे आई जे के में हमने पढ़ा था कि आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। उसी तरह रो थीटा और जेड में भी समझ सकते हैं कि रो क्रॉस थीटा जेड होगा, थीटा क्रॉस जेड रो होगा, और जेड क्रॉस रो थीटा होगा। तो उसी तरह थीटा क्रॉस जेड क्या आ गया? रो कैप आ गया। ठीक, तो हमने अलोंग रो या एट कांस्टेंट रो हमने समझ लिया कि सरफेस एलिमेंट क्या होगा। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रो डी थीटा डी जेड अलोंग रो कैप। ठीक, अब सरफेस एट कांस्टेंट थीटा। अब मैंने क्या करा? थीटा को कांस्टेंट कर दिया तो क्या चीज चेंज हो रही है? रो और जेड। पहले मैंने रो को कांस्टेंट करा था तो थीटा और जेड चेंज हो रहा था। इसी तरह अब मैंने थीटा को कांस्टेंट कर दिया तो क्या चेंज हो रहा है? रो और जेड। तो डी एल along the direction of rho cap cross dl along the direction of z cap. तो dl along the direction of rho cap क्या होगा? d rho in the direction of rho cap cross dz in the direction of z cap. तो ये हो जाएगा d rho dz, और रो क्रॉस जेड, रो क्रॉस जेड क्या होगा? थीटा कैप। यहाँ मैं प्लस माइनस को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप dl z क्रॉस dl z कैप क्रॉस dl रो कैप करेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ इस हिसाब से तो आपको माइनस थीटा कैप मिलेगा, पर अगर आप इसे पलट के इसकी क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे आपको प्लस थीटा कैप मिलेगा। तो यहाँ मैं नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एट कांस्टेंट थीटा, एट कांस्टेंट थीटा हमें सरफेस एलिमेंट मिल गया डी रो डी जेड अलोंग द थीटा कैप। ठीक उसी तरह हम एट कांस्टेंट जेड पे भी निकाल सकते हैं। अब हमारा क्या है? जेड फिक्स है तो हमारा रो और थीटा चेंज होगा, यानी डी एल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रो कैप क्रॉस डी एल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। अब अगर रो कैप के अलोंग मैं डी एल की बात करूं तो वो क्या होने वाला है? डी एल डी रो इन द डायरेक्शन ऑफ रो कैप क्रॉस थीटा के अलोंग क्या आएगा? रो डी थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। तो डी रो डी थीटा, और रो क्रॉस थीटा क्या आने वाला है? जेड का। तो रो डी थीटा along the डायरेक्शन ऑफ जेड का। तो इस तरह हमने लाइन एलिमेंट समझ लिए, सरफेस एलिमेंट समझ लिए, और अब हम समझेंगे वॉल्यूम एलिमेंट को कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अपने वॉल्यूम एलिमेंट को किस तरह डिफाइन करते हैं। तो आइए वॉल्यूम एलिमेंट को समझते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने क्लास 12th में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड या तीन वेक्टर से मिलकर जो हमारा वॉल्यूम बनता है उसे समझा था कैसे? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसे हम कहते थे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। और वो पैरेललोपाइड जिसकी तीन साइड ए बी और सी हैं, या तीन वेक्टर्स ए बी और सी हैं, अगर हम उन्हें इस तरह प्रोडक्ट कराएं तो हमें उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसी मेथड को यूज करके हम अपने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या होगा? डी एल इन द डायरेक्शन ऑफ रो कैप डॉट डी एल इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप क्रॉस डी एल इन द डायरेक्शन ऑफ। तो डी एल इन द डायरेक्शन ऑफ रो कैप क्या होने वाला है? डी रो इन द डायरेक्शन ऑफ रो कैप डॉट रो डी थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप क्रॉस डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो ये हो जाएगा डी रो डॉट रो डी थीटा डी जेड, और थीटा क्रॉस जेड क्या होगा? ये होगा रो कैप। तो हो गया रो डी थीटा डी जेड, और रो कैप डॉट रो कैप ये क्या होने वाला है? ये 1 होने वाला है। तो इस तरह हमने वॉल्यूम एलिमेंट को देख लिया कि वॉल्यूम एलिमेंट हमारा क्या होगा? रो डी थीटा डी जेड। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट को निकालना सीख लिया। अब इस वीडियो में तो हम यहीं पे रोकेंगे इसको। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, लाप्लासियन ऑपरेटर को किस तरह लिखते हैं उसे समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये काम अच्छा लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। ठीक है, तो कंटेंट तो बहुत सारा डालने का मन करता है, पर अब सब्सक्राइबर भी नहीं है और वीडियोस पे कुछ अच्छे खासे व्यूज़ भी नहीं आ रहे। तो अभी काम थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। जैसे ही थोड़ा सा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो यकीन मानिए इस चैनल पर आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट आपके 22 से पहले मिल जाएगा।
तो अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर दो, वरना टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होकर अपने डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।